सुचारिता कुकरेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर रहे हैं, समीक्षा बैठक ले रहे हैं कोरोना के हालात को लेकर। इस बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और एक बार फिर कहा है कि केंद्र की नाकामी है जिसकी वजह से देश के ये हालात है और इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। तो जहां एक बार फिर राहुल गांधी ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं और वैक्सीनेशन की जरूरत बता रहे हैं, उन्हीं के अपने राज्य छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को रोका गया, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। बड़ी बात यह है कि इस वक्त जरूरत है जिंदगियां बचाना। जब जान पर आ गई है तब भी आरोपों की लड़ाई जारी रहेगी क्या? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का महाअभियान शुरू हो चुका है। लेकिन कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी, जिसके बाद बघेल सरकार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार टीकाकरण को कैसे बंद कर सकती है, टीकाकरण सरकार को तुरंत शुरू करना चाहिए। राज्य में वैक्सीन की किल्लत को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और सवाल किया कि राज्यों को कम वैक्सीन क्यों मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग कर रहे हैं कि सभी नागरिकों को जल्द से जल्द टीका लगवाया जाए। ऐसे में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में वैक्सीन अभियान को क्यों रोका गया? एक तरफ देश में वैक्सीनेशन की सलाह दी जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में ही वैक्सीनेशन पर रोक लगाई जा रही है। क्या सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाना उचित है? राज्य और केंद्र सरकारों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। कोरोना महामारी में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जंग नहीं जीती जा सकती। राहुल गांधी महामारी में विफलता का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि राज्यों में जो सिस्टम फेल हो रहे हैं उसके लिए क्या राज्य सरकारें जिम्मेदार नहीं? मुंबई के उल्लासनगर में बच्चे बिना मास्क पहने, बिना ग्लव्स पहने गंदगी के बीच कोरोना टेस्ट किट्स बना रहे हैं। क्या इन लापरवाहियों पर सरकार का चाबुक नहीं चलेगा? यूपी में हर दिन कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव में जीते नेताओं का जश्न खत्म नहीं हो रहा। कोरोना शहर से गांव तक पहुंच गया, लेकिन यूपी में जश्न में डूबे नेताओं को कोरोना से कोई खतरा नहीं है। तभी भीड़ के साथ बिना मास्क के सड़कों पर जश्न मनाया गया। ऐसी ही लापरवाही की तस्वीरें गुरुग्राम से आई, जहां महामारी तो कहर बरपा ही रही है, लेकिन कुछ इंसानियत के दुश्मन मुनाफाखोरी से आम जनता को ठगने में लगे हैं। जिसे एम्बुलेंस का किराया ज्यादा से ज्यादा 1000 हो सकता है, इस आपदा में एम्बुलेंस के लिए 1,20,000 रुपए वसूले गए। दरअसल ये लोग आपदा को अवसर में बदलने में लगे हैं। कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है तो कहीं संजीवनी की। ऐसे में सवाल ये कि राज्यों में चल रही कालाबाजारी पर सरकारें सख्त कब होंगी, या फिर केवल आरोप लगाने से समाधान मिल जाएगा? क्या आरोप लगाने से लोगों की जानें बच जाएंगी? क्या आरोपों की सियासत पर ही कोरोना का समाधान निकलेगा? और आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नेता रोहित चहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस आपदा की घड़ी में रोहित लोगों की मदद भी कर रहे हैं। रोहित से जानेंगे कि किस तरह से इस मुश्किल घड़ी में साथ मिलकर काम करना है। मेरे साथ एलजेपी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता AK वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रही है राजनीतिक विश्लेषक ममता काले। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक किशोर तिवारी, शिवसेना का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रत्नेश मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपके समर्थक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं सबसे पहले वो सवाल जो महाभारत के केंद्र में है, मैं उन पर आ रही हूं। महाभारत में आज जो मैं सवाल उठा रही हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन केंद्र की नाकामी की तो उन्होंने बात की, लेकिन अपने ही राज्य में वैक्सीनेशन पर रोक क्यों? वैक्सीन अभियान रोकने से क्या बचेंगी जाने? ये पहला सवाल महाभारत में पूछ रही हूं। दूसरा सवाल महाभारत में मैं आज पूछ रही हूं कि केंद्र की जिम्मेदारी राज्यों का रोल नहीं है क्या? तीसरा सवाल महाभारत में पूछ रही हूं, क्योंकि सामंजस्य बनाकर काम करना होगा। लोगों की जान पर आई, जारी है आरोपों की लड़ाई। ये आरोपों की लड़ाई थमेगी तब तो काम आगे बढ़ेगा। चौथा सवाल महाभारत में आज पूछ रही हूं, जिस पर आज ये पूरी बहस होगी कि मुनाफे के मुजरिमों पर कौन कसेगा नकेल। अगर आरोपों की ये लड़ाई जारी रहेगी तो ऐसे में इन मुजरिमों को पकड़ने का काम किसका है? कौन सुनिश्चित करेगा कि इन्हें सलाखों के पीछे भेजिए जिससे लोगों की दिक्कतें कम हो? मैं आपको
राहुल गांधी की उस चिट्ठी के बारे में बता रही हूं जिसमें उन्होंने कहा कि एक केंद्र की नाकामी है जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाती हूं। यहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव को रोक दिया गया, वैक्सीनेशन ड्राइव को रोका गया। और यहां देखिए छत्तीसगढ़ में रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के बाहर भीड़ लगी हुई है क्योंकि मेडिकल की दुकानें बंद है। जो मेडिकल सेवाएं देती है, केमिस्ट, फार्मेसी की दुकानें वहां पर बंद है। और भीड़ देखिए लोगों की किस कदर वहां पर लगी हुई है क्योंकि लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं। ऐसे जगह में वैक्सीनेशन की ड्राइव रोकी गई। अस्पतालों के बाहर किस तरह से शवों का अंबार लगा हुआ है। अगर दूसरी तस्वीर में छत्तीसगढ़ की दिखाऊं, ऐसे राज्य में वैक्सीनेशन ड्राइव क्यों रोकी गई है? यह सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। किसी भी राज्य में इस वक्त हथियार सिर्फ एक है और वो है वैक्सीन। ये तस्वीरें देखिए, शवों का अंबार लगा है। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें सामने आई और यहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव रोक दी गई ये कहकर के जितनी हमने वैक्सीन मांगी उतनी वैक्सीन हमें नहीं मिली है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं और इसीलिए सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी रोहित। ये जो पूरी खबर है, एक तरफ कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड, इसी के जरिए हम लोग इस जंग को लड़ेंगे। दूसरी तरफ आपने वैक्सीनेशन प्रोसेस पर ही रोक लगा दी राज्य में। तो सही कहा सुचारिता जी। देखिए, ये समय ऐसा है, आपदा का समय, हम सबको एक साथ इस आपदा के खिलाफ, इस महामारी के खिलाफ लड़ने का समय था, एकजुटता दिखाने का समय था। लगातार इस आपदा में अवसर तलाशने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। और सबको पता है पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। उम्मीद में जैसे कि इस आपदा के समय में शायद उनको कुछ आस दिख जाए, लेकिन बहुत ही दुखद है। जिस प्रकार हमने देखा था, राहुल गांधी जी ही थे वो नेता जिसने हमारे साइंटिस्टों पे इस वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाया था। उन्होंने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया था। क्या राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी सब 45 साल से ऊपर है? क्या अभी तक उनकी कोई चित्र आया, फोटो आई है? किसी ने देखा क्या उन्होंने वैक्सीन? जब लगातार वैक्सीन के ऊपर हमारे साइंटिस्टों के ऊपर सवाल उठाने लगे, आज देश के अंदर देश ने हमारा एक रिकॉर्ड 16 करोड़ लोगों को पूरे विश्व के अंदर रिकॉर्ड सबसे जल्दी वैक्सीन लगाने का हमारे देश के अंदर हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी को तकलीफ होती है। राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ नहीं देखते, जिस तरह हालात आज छत्तीसगढ़ के दिखा रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए। एक आपदा का समय, मिलजुल कर एक साथ हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। आपने जो बात रोहित, आपने जो बात बोली है, मैं एक बड़ी खबर जो आ रही है उस पर जाना चाहती हूं जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से स्पुतनिक से सीधे बात कर रही है महाराष्ट्र सरकार। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। महाराष्ट्र सरकार ने रूस में बन रही स्पुतनिक वैक्सीन को भारत लाने के लिए और महाराष्ट्र में लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और संबंधित कंपनी से संपर्क कर रही है सरकार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो संबंधित कंपनी है उससे हम सीधे बातचीत कर रहे हैं। यानी महाराष्ट्र सीधे स्पुतनिक से वैक्सीन वहां के लोगों के लिए मंगा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं क्योंकि स्पुतनिक से सीधे वैक्सीन मंगाई जाएगी और सीधे महाराष्ट्र जब ये वैक्सीन पहुंचेगी तो इसे लोगों को लगाया जाएगा। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। जो संबंधित कंपनी, आपको बताया हमने कि कैसे स्पुतनिक की जो वैक्सीन है उसे मंजूरी दे दी गई है। उसे मंजूरी देने के बाद स्पुतनिक से अब सीधे महाराष्ट्र सरकार बात कर रही है और महाराष्ट्र सरकार तकरीबन 18 करोड़ डोजेस मंगाने की पूरी तैयारी में है। वहां से रशिया से सीधे ये 18 करोड़ वैक्सीन मंगाने की तैयारी में है महाराष्ट्र सरकार और स्पुतनिक से इसके लिए सीधे बात की गई है। ये सिंगल डोज वैक्सीन है, ये भी आपको बता रही हूं। ये सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी कि सिर्फ एक ही टीका स्पुतनिक का जरूरी है। और इस वक्त जैसा हम कह रहे हैं कि सिर्फ हथियार एकमात्र इस लड़ाई को लड़ने के लिए वैक्सीन है। इसीलिए अब स्पुतनिक वैक्सीन को राज्य सरकारें अपने स्तर पर रशिया से मंगाने की पूरी कोशिश में, और उसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने स्पुतनिक से सीधे बात की है और संबंधित कंपनी से संपर्क करने के बाद अब तकरीबन 18 करोड़ वैक्सीन महाराष्ट्र मंगाई जा रही है जिससे कि लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का यह बयान सामने आया है और यह बड़ी बात इसलिए है जहां एक तरफ कुछ राज्य कह रहे हैं वैक्सीन नहीं है इसीलिए हम कुछ कर नहीं सकते, वैक्सीनेशन ड्राइव रोक दीजिए, वहीं दूसरी तरफ सरकारें खुद किस तरह से जिम्मेदारी समझते हुए आगे स्पुतनिक वैक्सीन मंगा रही हैं जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है। यह बड़ी खबर है और इसीलिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रही हूं क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन प्रोसेस जारी है। उसे रोकने पर राज्य सरकारों को फटकार भी लग रही है कोर्ट से, क्योंकि हम जानते हैं कि यही तरीका है जान बचाने का। इसीलिए
ये बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि हम सीधे संपर्क कर रहे हैं स्पुतनिक से और महाराष्ट्र के लिए ये डोज मंगा रहे हैं। बिल्कुल जो खबर हमारे पास आ रही है, और मैं लगातार ये खबरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि लोगों की जान बचाना इस वक्त की प्राथमिकता है। वरुण पुरोहित जी, एक राज्य ऐसा भी है यहां पर तो खुद ऑर्डर कर ली गई है स्पुतनिक, तो ऐसे में दिक्कत क्या है? एक तरफ आप कहते हैं हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, हम ड्राइव ही रोक देंगे। सुचरिता जी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है, पार्ट है उसका। पहले आप लोग कहते थे भाई कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में ये हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अब उन्होंने मंगा लिया तो आप उसकी तारीफ करो, अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, उनके पास अगर उपलब्धता नहीं है तो सेंटर खोल देंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं नहीं समझता कोई भी राज्य है, चाहे कांग्रेस का या दूसरी सरकार हो किसी और पार्टी की, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है जिससे जनता के खिलाफ जाए। अगर उपलब्धता नहीं है तो उन्होंने रोकी होगी थोड़े दिन के लिए, जैसे 1 मई से 18 साल के बच्चों को देना था पर वो नहीं आई लोग राज्य सरकारों में, तो उनको रोकनी पड़ी। उपलब्धता वैक्सीन की है नहीं, वरुण जी आप ये मुझे कह रहे हैं कि अरे भाई आप राहुल गांधी क्या बीच में नाम जपते रहते हो? राहुल गांधी मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, क्या राहुल गांधी जपते रहते हो बीच में? तुम्हारी सरकार फेल हो गई, उस पर बोलते नहीं हो, दूसरे को राजनीति करने के लिए प्रेरित करते हो, खुद में दम नहीं है बात करने का। क्या बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है आपको, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है आपकी योगी जी की सरकार का? सुनना नहीं, शर्म तो तुम आनी चाहिए। तुमको शर्म नहीं है, तुमको लैंग्वेज का होश नहीं है, क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो यहाँ बैठ करके? तमीज नहीं है बात करने की टीवी के ऊपर, बीच बीच में दूसरे को बोलने नहीं दोगे, बीच बीच में बदतमीजी करा, ऐसी कल्चर मेरी नहीं है। चुप करिए, कौन है आदमी मेरे को नहीं पता, बंद करिए आप इनको। वरुण जी, रोहित जी, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और वो लोग देख रहे हैं जो कि अपने परिवारों को लेकर चिंतित हैं। वो लोग देख रहे हैं जिनका कोई ना कोई रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है, उन्हें ये चीजें पसंद नहीं आएंगी इस वक्त में। इसीलिए प्लीज लोगों की जान बचाने के लिए फोकस करते हैं सर। यही मना करो ना, पसंद नहीं आएंगे। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, इनसे क्या कंपैरिजन कर रहे हो आप मेरा? आरोप प्रत्यारोप सर, आरोप मैं नहीं बोल रहा इनके बीच में, यही बीच बीच में शोर मचा रहे। आप बार बार ये कहते हैं केंद्र की विफलता है, मैंने कौन सा आरोप लगाया? मैंने क्या आरोप लगाया? यही बीच बीच में चिल्ला रहे हैं राहुल गांधी। मुझे ये बताइए, केंद्र यही बीच बीच में चिल्लाए राहुल गांधी। मैं तो किसी नेता का नाम भी नहीं लिया भाई सर। राज्यों की नहीं तो ये बोले तो मैं चुपचाप सुनूंगा। मैं कह दूं मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, ये खुश हो जाएंगे, मोदी जी शाबाशी दे देंगे। इनको कह देता हूं मोदी जी ने बहुत बढ़िया मैनेज किया, अब खुश। अब बीच में मत बोलना है, इनको कह दीजिए आप। बात चल रही है, अब राजस्थान की बात आप क्यों नहीं करते हो? राजस्थान में इतना बढ़िया मैनेजमेंट चल रहा है, लेकिन मैं तो नहीं तारीफ कर रहा हूं। मैं सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर देख रहा हूं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमको उस हिसाब से सोचना होगा। सोनिया गांधी जी ने बात की सर्वदलीय बैठक बुलाने की, आपको अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। क्यों नहीं आप जूम से इलेक्ट्रॉनिक उपयोग करते हो टेक्नोलॉजी का? पार्लियामेंट को बुलाइए, आप क्यों नहीं संसद को बुलाइए? मैं किसी की विफलता सफलता की बात नहीं कर रहा हूं। इस समय ये बात होनी चाहिए, सारी संसद को बुलाइए आप। डायरेक्ट खाली 4 मुख्यमंत्रियों से बात क्यों करते हो आप? सारे सांसदों से डायरेक्ट बात करिए। किसी की कोई गड़बड़ है तो, और जो कोई सांसद काम नहीं कर रहा है वो जनता देखेगी कि भाई क्या काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ दिक्कत है मुख्यमंत्री। अरे भाई दिक्कत थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 5-6 से क्यों कर रहे हो आप? पूरे सांसदों से बात करिए। सारे सांसदों से बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? वर्चुअल पार्लियामेंट क्यों नहीं चला रहे हो? पूरे देश कंट्रोल में रहेगा। मुख्यमंत्रियों से बात करने में दिक्कत है आपको, मुख्यमंत्रियों से बात क्यों कर रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त जो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा सजेशन है, पहले भी मैंने कहा सारे सांसदों से बात करो। जनप्रतिनिधि हुआ है वो कहाँ लापता है? कौन से लापतागंज में है भाई सब? नहीं, मुख्यमंत्री से बात ना करें। जो राज्य का मुखिया है उससे बात ना करें, जो राज्य में व्यवस्था चला रहा है उससे बात ना करें। पार्लियामेंट क्यों नहीं चलाएं? मुझे आप बताइए, वर्चुअल पार्लियामेंट क्यों नहीं चलाएं? इस वक्त ये करें वो कि सारे सांसदों को निमंत्रण दे, बोले आइए। भाई वर्चुअल मुख्यमंत्रियों से बात ना करें, वो नहीं होनी चाहिए प्राथमिकता। नहीं, क्या निमंत्रण करें? टेक्नोलॉजी से सुबह 1 घंटा रोज बात करें, सुबह 1 घंटे सारे संसदीय क्षेत्रों की। बताइए नहीं, एक मिनट प्रायोरिटी बता रहा हूं मैं, जनप्रतिनिधि है वो हर संसद के, हर सांसद जी। एक मिनट, AK वाजपेयी जी, जो राज्य का मुखिया है उससे बात मत करो, जो राज्य में व्यवस्था देख रहा है उससे बात मत करो। अभी सभी सांसदों को बुलाओ, उनके साथ बैठकें करो। भाई बैठकें करते रहेंगे। मैंने कहा सबसे बात करो, सबसे बात करो आप, बैठक बुलाओ। AK वाजपेयी नाम नहीं है ना आपका? वरुण जी रुक जाइए। राहुल गांधी, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट क्या है? 5 तारीख का क्या स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी ने? अखबार में चला है, सुनिए क्या बोला है उन्होंने। दूसरी लहर रोकने के लिए टोटल लॉकडाउन ही विकल्प। ये राहुल गांधी की माला क्यों जपते हो भाई? राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? एक सेकंड सुनिए। दिन भर राहुल गांधी करते हो, कोई चर्चा ही नहीं करते हो असली समस्या पे।
आप राहुल गांधी के नाम से क्यों चिढ़ रहे हो? अरे तो कोई तंत्र की बात करो जो सुनूं ना। राहुल गांधी का क्या सुन रहे हो आप? 7 तारीख को पूर्ण लॉकडाउन की अरे भाई आपके तो नहीं है ना, आपके थोड़ी राहुल गांधी नेता जो नाम जप रहे हो। अरे भाई जो समस्या है उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हो। दिन भर राहुल गांधी इससे कोरोना भाग जाएगा राहुल गांधी के नाम जपने से। मानी जाएगी या मुख्यमंत्री की मानी जाएगी? सोनिया गांधी या राहुल गांधी की मानी जाएगी या मुख्यमंत्री की मानी जाएगी? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो उसमें आपको ऐतराज है? आपको ऐतराज है क्या? या सोनिया गांधी को ऐतराज है या राहुल? किसने किया ऐतराज? किसने किया ऐतराज? अरे सुनना तो सीखो वाजपेयी जी। मैं कोई ऐतराज कर रहा हूँ क्या? अपने मन से ही क्रिएट करे जा रहे हो, अपने मन से ही क्रिएट करे जा रहे हो। मैंने क्या ऐतराज किया? मैं कह रहा हूँ वर्चुअल पार्लियामेंट चलाओ आप, संसदीय क्षेत्रों में हर डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट होगा, सारे संसदों पूरे देश में कॉन्टैक्ट होगा। क्यों सांसदों की कोई भूमिका नहीं है क्या? पार्लियामेंट बंद कर दोगे, ताला लगा दोगे पार्लियामेंट के? वर्चुअल पार्लियामेंट चलाओ आप रोज, डायरेक्ट आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा जनता से सीधा का सीधा। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करने का है। अरे भाई आप तू मैं से बात नहीं आएंगे, आप चीजों को सुनना नहीं चाहेंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं। वरुण जी सुन लीजिए, तो आपका सम्मान करता हूँ, मैं नहीं करता मैं किसी। उससे पहले सारे राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की है। मैं किशोर तिवारी मुख्यमंत्रियों से बात की जा रही है, हाँ। उनसे जानकारी ली जा रही है, हाँ। उनको सजेशन दी जा रही है, तो उसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? ठीक है किशोर जी, किशोर जी इस वक्त सेना को बुला लिया गया है, सेना मदद कर रही है, फ्रंट लाइन वर्कर लगे हुए हैं, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, सजेशन देने राइटिंग में भेज दीजिए। बहुत गंभीर विषय है जी। किशोर जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन किशोर जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन बड़ी खबर एक और भी है। किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर सख्ती से निपटेंगे तो नई लहर को टालना मुमकिन है। ये तीसरी लहर जिसकी बात बार बार हो रही है, अगर हम ब्रेकिंग ले सके, सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार का बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम सख्ती से काम करें तो हम तीसरी लहर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है वैज्ञानिकों द्वारा कि किसी भी समय तीसरी लहर आ सकती है। अभी हम दूसरी से उबर नहीं पाए हैं और तीसरी लहर आने का खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है। खबर बड़ी ये आपको बता रही हूं कि तैयारी अगर ठीक होगी, मजबूत तैयारी से ये तीसरी लहर थम जाएगी। मैं आपको सुनवाती हूं, एक बार जल्दी से सुनवाते हैं क्या कहा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, उसके बाद इसी पर आ रही। If we take strong measures, the third wave may not happen in all the places or indeed anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts and in the cities everywhere. The guidance about precautions, about surveillance, about containment and about तो ये कहा जा रहा है कि अगर मजबूती से तैयारियां की जाए तो तीसरी लहर आए ना कई जगहों पर, या आए ही ना, ये मुमकिन है। किशोर जी अगर आपने ये बात सुनी हो, वो तैयारियां क्या होंगी और वो तैयारियां क्या सिर्फ केंद्र करेगा, राज्य नहीं करेंगे? देखिए सुचरिता जी, अकाउंटेबिलिटी जितनी केंद्र की है उतनी राज्यों की भी है, और जिस तरीके से बहुत जा रही है ऐसी नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र ने 2 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन कर लिया है और हमने स्पुतनिक की भी ऑर्डर के लिए प्रोसेसिंग कर लिया है। लेकिन एक गंभीर समस्या अभी है कि जो टीकाकरण के केंद्र है उस पर कोविशील्ड नहीं आने से हमारे यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो रहा है। तो अभी तो सप्लाई बराबर नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि राजनीति से हटकर तीसरी लहर रोकने के लिए कैसा काम हो रहा है। तो हमारे जो नितिन गडकरी जी है, उन्होंने 8 दिन के अंदर एक फैक्ट्री वर्धा में डालकर रेडमी फीवर का 35,000 का उत्पादन हो पर डे, ऐसी फैक्ट्री डाली है और उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया है। महाराष्ट्र में हम हवा से 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लेने का भी प्लान हमने सफल करते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, मुझे लगता है सारे लोगों को अब पहली बार एक होने की बात आ गई है, क्योंकि निर्दोष लोगों के जान जा रहे हैं। सुचिरा जी, इस पर बहस में किसी को दोष देना
ये समय बिगाड़ना है, हमें सभी एक हो जाना है। ममता जी भी यही बात मेरी कबूल करेगी। बोलो ममता जी। किशोर जी आपने जो बात कही, मेरे पास तो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो तस्वीरें हमारे पास आती हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे किस तरह से कोरोना किट्स बना रहे हैं और कैसे बिना मास्क के गंदगी में बैठकर वो किट्स बनाई जा रही हैं, ये सब महाराष्ट्र से तस्वीरें मेरे पास आई। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इन पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी ममता जी किसकी है? राज्य सरकारों की है। एम्बुलेंस का खर्चा 1.5 लाख रुपए यहां से लुधियाना जाने का आ रहा है, तो कौन लगाम लगाएगा? हर चीज के लिए क्या हम केंद्र के सर पर ठीकरा फोड़ेंगे? क्योंकि ये सब चीजें हैं जो इस कहर को और बरपा रही हैं लोगों के मत्थे। जी एब्सोल्युटली करेक्ट सुचरिता जी, धन्यवाद। देखिए, जहां तक जिम्मेदारियों का सवाल है, ये राज्य सरकारों को समझना पड़ेगा। हेल्थ जो है वो हर राज्य का अपना व्यक्तिगत और राज्य का एक स्टेट सब्जेक्ट है और उसके ऊपर उनको बिल्कुल त्वरित गति से काम करना चाहिए। जहां तक अभी तक किशोर जी ने बातें बोली कि वहां महाराष्ट्र की सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छी बात है। मेरे को सर, जब तक राहुल गांधी जी चिट्ठियां लिखते रहेंगे, अच्छी बात है कि वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बोलिए ममता जी, बोलिए। लेकिन जहां तक ये सारी चीजें धन्यवाद। जहां तक जमाखोरी का सवाल है सुचरिता, इस पर कौन ध्यान देगा? आप महाराष्ट्र देखिए, दिल्ली देखिए, केरला देखिए, जहां भी देखिए, कहीं पर भी जमाखोरी रुक नहीं रही है। दिल्ली के अंदर खान मार्केट में खान चचा रेस्टोरेंट में 96 ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने जब छापा मारा है, तो अब ये किसकी जिम्मेदारी है? ऐसा ना हो मुख्यमंत्री साहब दिल्ली के बाहर आकर के ये बोल दें कि भैया जो ये जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, ये भी देश के प्रधानमंत्री की है। ये जो जमाखोरी लोग कर रहे हैं, ये इतना मतलब समाज की भी कोई जवाबदारी है, इंसानियत विहीन कार्य कर रहे हैं, ये भी ममता जी समाज की भी कोई जवाबदारी है। चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, सरकारों को भी ध्यान देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को पूछ के किया जा रहा है। लेकिन आज ये हाई कोर्ट ने दिल्ली के समाज की भी कोई जवाबदारी है, मंत्री को इस जवाबदेही के लिए जिम्मेदार ठहराया है कि भाई ये जो जमाखोरी आपके यहाँ हो रही है, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? रत्नेश जी, कौन कर रहा है जमाखोरी? रत्नेश जी, जो बात गंगा जी कह रही है, जमाखोरी कौन कर रहा है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एक मिनट रत्नेश जी, किशोर जी, मैं आऊंगी आपके पास। रत्नेश जी को जवाब देने दीजिए। दिल्ली सरकार से सवाल पूछा है, ये जमाखोरी का जवाब कौन देगा? रत्नेश जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जहां तक मुद्दा जमाखोरी का है, तो मैं पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि ये समय ना तो केंद्र के द्वारा राज्य पर आरोप लगाए जाने का है, ना राज्य द्वारा केंद्र पर। आज हमारी जो संघीय व्यवस्था है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें देश के लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी जितनी केंद्र सरकार की है, उतनी ही राज्य सरकार की है। जितनी ही एक देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, उतना ही एक स्टेट का सीएम जिम्मेदार है। लेकिन अभी जो हमारे शिवसेना के, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिम्मेवारी केंद्र प्रधानमंत्री की जितनी है, उतनी राज्य के मुख्यमंत्री की भी है। और उसी क्रम में एक उदाहरण आपको मैं केरल का देती हूँ। केरल में जो वैक्सीन डोजेस मंगाई गई वो 73 लाख थी और कैसे 74 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, ये केरल ने किया। यानी 1 लाख लोगों को ज्यादा वैक्सीनेट किया है, और वो इसलिए क्योंकि वहां की नर्सेज ने 0 वेस्टेज पे काम किया। यानी कि जिस तरह से वेस्टेज वायल्स में होती है, उसको काउंट करके डोजेस दी जाती है, उसको शून्य कर दिया। और इसीलिए पिनरी विजयन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये कारनामा हमारी नर्सेज ने कर दिखाया है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि 73 लाख वैक्सीन को 74 लाख करके दिखाया, ये कारनामा केरल में हुआ है। केरल में भी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर देखिए कैसे केंद्र ने 7,73,000 डोजेस भेजी थी और किस तरह 73 लाख डोजेस भेजी थी, उन्हें 74 लाख बना दिया। ये केरल में हुआ है। और केरल से ये जब खबर आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसके लिए वाहवाही की है केरल के डॉक्टर्स और नर्सेज की। अब आप सोचिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वैक्सीन के वेस्टेज को कम करने में केरल की स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सों ने जो उदाहरण पेश किया है वो सराहनीय है। यानी कि राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर जो काम कर रही हूं उसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब मुझे यह बताइए पुरोहित जी, लेफ्ट की सरकार है केरल में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं?
नहीं, मैंने किसी की बुराई नहीं की। मैं आपको कह रहा हूँ पीपी विजयन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ में केरल शुरू से ही नंबर 1 है। पैदा हुए बच्चे हुए बड़े हुए हैं जब से केरल के ही नर्सिंग स्टाफ पूरे देश में छाया हुआ है। वो तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पलरी काम कर रहे हैं, उसका तारीफ होनी चाहिए। लेकिन हर बात में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नाम लेने की बजाय हमको इस समय सर्वदलीय बैठक की जो बात है, मैं जो बात कर रहा हूँ वर्चुअल पार्लियामेंट इसलिए कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी और आप उसको मैनेज कर सकोगे ढंग से। अब राज्य हमारे अलग अलग राज्य हैं, एक वर्चुअल मीटिंग पूरे हिंदुस्तान की चलती रहेगी रोज, चाहे 1 घंटा ही चले, सुबह या एक दिन छोड़ के एक दिन चले। पटना से कोई, जैसे बंगाल से कोई स्ट्रेन आ रहा है, कभी आंध्र प्रदेश स्ट्रेन की बात हो रही है, वो राजस्थान में आता है, कहाँ आता है। तो जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, उसको इंटरकनेक्ट नहीं करोगे इंडिया को पूरे को, आप जब तक पैन इंडिया काम नहीं करोगे, जब तक कैसे पॉसिबल होगा। नहीं सर, अब आप पैन इंडिया की बात कर रहे हैं, मैंने आपको राज्यों के उदाहरण दिए हैं। पुरोहित जी, मैं आपको राज्यों के उदाहरण दे रही हूँ और मुझे ये मत बताइएगा क्योंकि आप बार बार कहते हैं बीजेपी, आप केंद्र पर ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन यार राज्य अपने स्तर पर जो काम कर रहे हैं मैं उसकी सराहना कर रही हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी बात? सुचरिता जी, मैं क्या जवाब? राजस्थान की भी सराहना हो रही है, राजस्थान की भी सराहना हो रही है सर, राजस्थान की भी सुचरिता जी खूब सराहना हो रही है। सर सराहना कीजिए, मैं तो चाहती हूँ मैं हर राज्य की सराहना करूँ, मैं चाहती हूँ मैं हर राज्य की सराहना। रोहित, एक मिनट, रोहित जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट रोहित जी, मुझे ये बताइए, जब पिनरई विजयन ये बात कहते हैं कि कैसे 73 लाख डोज को 74 लाख बना दिया, यानी 1 लाख डोजेज और लगा दी वहां पर वैक्सीन की, ये अपने आप में बड़ी बड़ी बात है जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री करते हैं। उस समय प्रधानमंत्री ये नहीं देख रहे हैं कि कौन से राज्य में ये कारनामा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा सुचारिता जी, और ये बहुत तारीफ काबिल है। हम सब जानते हैं जिस प्रकार से जो हमारी केरला के अंदर जो हमारी वहाँ के जो हेल्थ जो है वर्कर्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो पूरे देश के अंदर, सिर्फ केरला में नहीं पूरे देश के अंदर भी हैं और पूरे विश्व के अंदर जो है केरला के लोगों ने भारत का नाम किया है। तो महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है, जिस प्रकार से देखिए हेल्थ जो विषय है वो स्टेट का है, लेकिन केंद्र सरकार मोदी जी हर सहयोग देने को तैयार, सहयोग दे रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं। आप ऑक्सीजन की आज बात कर रहे हैं, मैं उदाहरण देता हूँ दिल्ली का, 201 करोड़ रुपए पीएम केयर के द्वारा स्टेट्स को दिया गया, लगा पिछले साल अक्टूबर में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 8 यहाँ पर ऑक्सीजन वो बनाने थे, स्टैब्लिश करने थे ऑक्सीजन का जनरेटर, लेकिन कितने किए गए हॉस्पिटल्स के अंदर। वर्धमान को मेडिकल कॉलेज हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र कॉलेज हो दिल्ली के अंदर, उनको साइट क्लियरेंस नहीं रही दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1400 करोड़ रुपए दिल्ली के अपने खर्चे पे कहा। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, देखिए महत्वपूर्ण विषय यह है कि आरटीआई द्वारा पता लगता है कि 2015 से लेके और 2020 तक एक भी अस्पताल दिल्ली के अंदर नहीं खुला। उसके साथ साथ आरटीआई से पता लगता है, मैं आरटीआई भी दिखा रहा हूं आपको, आपके देश के दर्शकों को, देश के दर्शक देखें कि आरटीआई के द्वारा पता लगा जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पिछले साल जब कोरोना हुआ आया, मार्च से लेकर आज तक एक भी वेंटिलेटर दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं खरीदा, ना ऑक्सीजन प्लांट। पैसा मोदी जी दे रहे हैं, लगातार आप कह रहे हैं कि भैया मोदी जी कह रहे हैं खरीदो, बनाओ, लगाओ, लेकिन कौन करेगा। आप ये देखिए, ना बेड बना रहे हैं, ना वेंटिलेटर खरीद रहे हैं, ना ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब फेल हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं ऑक्सीजन। अरे एक तरफ तो आप कोर्ट में जाके देखिए, एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको, आप देखिए ये महत्वपूर्ण विषय है कि एक तरफ तो कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि भैया पीएम हमारे को पूरी मदद कर, सॉरी पब्लिक ट्विटर पे कहते हैं पीएम हमें पूरी मदद कर रहा है। अभी ये उचित नहीं है ना, कहते हैं कि देखिए हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। राहुल जी, ये कोई समय नहीं है, मुझे लगता है कोई समय नहीं है राहुल जी, समय मेरी बात समझ लो। रोहित चहल नाम है उनका। आपदा है। अरे भाई आज तो हमें लड़ना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री जी तो आपको लगातार, अरे राहुल जी ये क्या बताने कह रहे थे, मोदी जी ने ये देखो राजनीति हो रही, ठीक है राजनीति कर रहे, ठीक है। पर रोहित जी, कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि आप आपूर्ति कराइए, इस बात को मत भूलिए कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि 700 मीट्रिक टन रोज आपूर्ति करानी है। ये एक दिन की बात नहीं है, तो इस बात को मत भूलिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये सिर्फ राज्यों की बात नहीं है या सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं है, मिलकर काम करना है। तो ये जो केंद्र सरकार को भी उन्होंने, कोर्ट ने बातें कही, उसके ऊपर भी रोशनी डालिए रोहित। जब नाकामी आती है तो केंद्र राज्य पे ढकल देता है, जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो खुद लेते हैं। गोवा को ऑक्सीजन चाहिए थी, वो केरला से लेकर आ गए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश को दवाइयां चाहिए थी, ओआरएलएस कराते बैंगलोर से लेकर आए, और शिवराज जी ने सारे प्रदेशों के राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो महाराष्ट्र का था, गुजरात के थे, चाहे वो जिस तरीके जी मैं सुचरिता विषय रखूं, जी सप्लाई ना रुके, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी ने किसी बात करी? नहीं करी। हम सुचरिता में विषय रखूं, सप्लाई बढ़ाई भी गई है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय की सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं। सुचरिता मुझे विषय रखने देना, राहुल किशोर जी, मैं सिर्फ
मोदी सरकार हाँ, दे रही है। किशोर जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अब जब ये कहा गया है कि एक तीसरी लहर आएगी, अब जब हम दूसरी लहर की नाकामियां देख रहे हैं, तो उस तीसरी लहर से पहले उसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, या उस वक्त भी केंद्र पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? नहीं, हम एक मिनट तीसरी लहर की तैयारी में लगे हैं। मेरे मुख्यमंत्री ने राष्ट्र के नाम से भी संदेश दिया है और तीसरी लहर हम महाराष्ट्र में कम से कम प्रभावित हो इसके लिए प्रयत्नशील है। लेकिन तीसरी लहर यह बच्चों पे आने वाली है, ये बहुत गंभीर मामला है। और अभी बीजेपी वाले कह रहे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अरे बहुत दिन हो गए, अभी 1 साल 15 महीने के बाद नाकामियां गिनने का समय नहीं है। अभी तो दररोज 4 लाख 4.5 लाख केसेस आएंगी और मृत्यु होंगे। अब अपने मुख्यमंत्री जो है गंभीर तो हो जाए, थोड़ा सा गंभीर हुए, गंभीरता दिखाएं। जब प्रधानमंत्री की बैठक होती है, उस बैठकों के अंदर किस प्रकार से गंभीर। ठीक है, एक मिनट, मैं ए.के. वाजपेयी जी और वरुण पुरोहित जी के पास जाऊंगी। ममता जी आ रही हूँ। ममता जी, अच्छा ममता जी आप पहले बोलिए। ममता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? जी सुचरिता जी, मुझे बस 2 चीजें बोलनी है, दिल्ली सरकार के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिएगा। दिल्ली की जहां तक बात है, देखिए इनको 415 मेट्रिक टन की आवश्यकता है करेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर हम आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड दोनों को मिलाकर के आवश्यकता देखें, उसके अगेंस्ट में इन्होंने 900 मेट्रिक टन मांगी है। यानी कि ये जो है ना, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आज भी कि हमारी आवश्यकता 900 की और अब हमें 475 या 470 मिल रहा है। ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। जितना मिल रहा है उसके बावजूद हॉस्पिटल्स में आज भी ऑक्सीजन नहीं जा रही है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं। देखिए, केंद्र की सरकार अपने आप आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं ले रही है। आईसीएमआर आदि के तमाम लोगों की एक कमेटी बनी और उसके हिसाब से हर राज्य को भारतवर्ष के ये O2 ऑक्सीजन भेजी जा रही है। तो इसमें हर बार ठीकरा फोड़ देना गलत है और करेक्ट प्रिडिक्शन करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब अगर दिल्ली की सरकार काश केरला से ही सीख ले कि किस प्रकार से जमाखोरी नहीं करनी चाहिए और जो भी रिसोर्सेज है उसका करेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। सुचरिता, मैं याद दिला दूं, ये वो दिल्ली की सरकार है जिसको केंद्र की सरकार ने 52,000 रेमडेसिविर दिए और इन्होंने बोला कि हमें सिर्फ 2500 मिले। ये तो हो गई मोटी मोटी यहाँ की, यानी कि दिल्ली की सरकार की बात, जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, झूठ बोल रही है और गलत प्रिडिक्शन कर रही है ताकि केंद्र की सरकार को बदनाम हो जाए। अब मैं छोटी सी चीज अगर मैं कांग्रेस पार्टी से एक निवेदन है मेरा। आप चुप हो जाइए। नहीं, चुप हो जाइए। आप ये चुप हो जाइए, मत बोलिए। ये चुप हो जाइए, मत बोलिए। आप बोलिए अपने मुख्यमंत्री साहब को। आप अपने मुख्यमंत्री से ऐसे बात कीजिए, समझ गया? ये चुप हो जाइए, अपने घर में सुनाइए। आप ये अपने संस्कार मत दिखाइए और दोबारा मुझसे ऐसी बात मत किया कीजिएगा। आप लोग कातिल हो आप दिल्ली के लोगों के। चोरी कर रहे हो, जमाखोरी कर रहे हो। आप लोगों ने ऑक्सीजन अपने पास दबा के रखी हुई है, रेमडेसिविर अपने पास जमा करके रखी हुई है। झूठे हो आप लोग। हाई कोर्ट ने आपको डांटा है। आपको 415 की आवश्यकता है, 900 मांग रहे हो। झूठ बोल रहे हो। 145 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ गई। ठीक है ममता जी, उनका जवाब देख लेते हैं। ममता जी उनका जवाब सुन लेते हैं। ममता जी उनका जवाब सुन लेते हैं एक बार। आपने बहुत सारे सवालों की बौछार की है उन पर। रत्नेश जी बताइए। इनसे ये पूछिए। मैं कह दीजिए चुप हो जाए। सुन लीजिए, हमारी जो वर्तमान में जरूरत है वो 976 मीट्रिक टन है और ऑनेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको कहा कि आप 700 मीट्रिक टन दीजिए, उस 700 मीट्रिक टन में भी इन्होंने केवल 555 मीट्रिक टन दिए। इनसे पूछिए कि 145 मीट्रिक टन जो इनको देने का निर्देश ऑनेबल कोर्ट ने दिया था, वो 145 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इन्होंने क्यों सप्लाई नहीं करी? अब रत्नेश जी मैं यही कह रही हूँ, मुख्यमंत्री खुद आकर धन्यवाद कर चुके हैं केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार भी ऑक्सीजन राज्यों को ही पहुंचाने में लगी हुई है। मैं यही कह रही हूं कि जब मुख्यमंत्री खुद आकर कह चुके हैं कि 700 मेट्रिक टन आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन ये जारी रहना चाहिए। यही बात मैंने रोहित से कही कि जारी रहना चाहिए। वाजपेयी साहब इस वक्त राज्यों के लिए अगर आस है तो केंद्र से ही है, वो और कहां देखेंगे? तो कुछ राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन हर राज्य सरकारों को अगर देखना है, अगर उन्हें आस है कहीं से, तो केंद्र से ही होगी। एक मिनट रत्नेश जी,
वाजपेयी जी, केंद्र की वाजपेयी जी जिम्मेदारी बोलिए। ज्यादा बनती है। नहीं तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी से बिल्कुल पीछे नहीं हट रही, 24 घंटे अरेंजमेंट में लगी हुई है। अरे भाई, चाहे देश में अगर रत्नेश जी, आप कमी सुनिए, है, आप। से मंगा रही है। कोर्ट देखिए इंटरव्यू करना सुनिए पड़ा पहले है, सुनिए, क्या बात कर रहे हैं? इंडिया सबसे ज्यादा क्या बात प्रोड्यूस कर रहे करता है हैं? ऑक्सीजन, एक- लेकिन क्योंकि ये सुनामी आ गई है तो उसमें वो भी कम पड़ी है, इसीलिए विदेशों से मंगाई गई है। लेकिन इसके अरे सुनो ना यार, सरकार के लिए सुनिए ना बात बात, है। अरे सुनिए ये केंद्र ना, सरकार कोर्ट ने की डायरेक्शन दे दी है, 720 एमपी दिल्ली को मिल चुकी है, आपको जानकारी नहीं है। किसी तरीके से मैनेज करके दिल्ली सरकार को 720 एमटी कल भी दी है, आज भी दी है और आगे भी दी जा रही है। हाँ। ये सब मैनेजमेंट किया मैं जा आपको रहा है, हिंदुस्तान लेकिन टाइम्स की दिक्कत रिपोर्ट वहाँ आ से रही बात कर रहा है हूँ। कि लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है। 500 पर रत्नेश जी, मुझे उनकी आवाज समझ नहीं आ रही है और मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को एक एक करके बात समझ आए, तो आप बोलने दीजिए वाजपेयी जी को, प्लीज बोलिए वाजपेयी जी। देखिए हम ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रही है, लेकिन राज्य सरकारों के स्तर पे ये जरूरी हो जाता है कि लॉजिस्टिक के माध्यम से हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, मान लो एक गांव का हॉस्पिटल है और वहां गैस चाहिए तो केंद्र सरकार तो नहीं पहुंचाएगा, वो तो राज्य सरकार को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिम्मेवार है, उसको करना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि राजनीति न करते हुए भी लोग राजनीति कर रहे हैं, दिक्कत यही है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूं, अभी किशोर जी बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र को 1,36,00,000 इंजेक्शन रेमडेसिविर के दिए गए और इन्होंने लगाए कितने हैं, 1,12,00,000 इनके पास बाकी पड़े हुए हैं और किशोर जी अभी कह रहे 2 करोड़ को लगा दिए। तो इस तरह की बातें नहीं चलेगी भाई। देखो जनता अल्टीमेटली सारी चीजें देख रही है, देखिए जनता परेशान है, जनता के परिवार का सदस्य जा रहा है, खाली नंबर बनाने से नहीं होने वाला। जो राज्यों की जिम्मेवारी है वो राज्यों को जरा मैं बात करूंगा सुचरिता जी, सरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू, पंचायत के थ्रू, इनके थ्रू तब जाके ये मामला बनेगा। केंद्र सरकार को जो कोटा बना दिया गया है वो कोटा जरा बात करने दो ना मुझे। allocate कर दिया गया है, अलोकेट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन आपको करनी है। सुचरिता जी थोड़ी सुनिए बात किशोर करना जी, पड़ेगा, गलत किशोर जी मैं एक information दे उसका रहे हैं। उदाहरण देती हूँ। किशोर जी तो इसमें केंद्र पे एक डालने से सेकंड, थोड़ी होगा। किशोर जी, बोलिए ना, कर्नाटक में सर किसकी सरकार है? कर्नाटक में किसकी सरकार है सर? बीजेपी की। तो सर कर्नाटक बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी केंद्र आवंटित नहीं कर पा रही है, क्योंकि बाकी राज्यों को भी देना है और इसीलिए कोर्ट में जाकर केंद्र ने कहा है। तो सरकार देखकर काम नहीं हो रहा है कि बीजेपी शासित जहां राज्य है वहां पर दे दी जाए और बाकी राज्यों को ना दी जाए, इस तरह से काम नहीं हो रहा है। बीजेपी मैंने की आरोप जहां नहीं लगाया। सरकार है वहां पर भी मामला कोर्ट में है, एक बात मैं क्योंकि कर दूं। केंद्र कह रही है हमें और राज्यों को भी देना है, हम 1200 मेट्रिक टन मैं बात कर कर्नाटक को लूं। दे देंगे तो और राज्यों को कहां से देंगे, बताइए, मैं बात कर लूं। बोलिए बोलिए। देखिए ऑक्सीजन डिमांड एक्टिव केसेस के हिसाब से दर रोज बढ़ रही है। 7 दिन पहले 20 लाख एक्टिव केसेस थे, अभी वो 40 लाख के घर में जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन की कोई फिक्स डिमांड नहीं है, जैसे केसेस आएंगे वैसे डिमांड बढ़ेगी। तो ये संकट बहुत गंभीर है। दूसरा, वाजपेयी जी ने जो कहा, मैं टीकाकरण की बात कर रहा हूं कि टीकाकरण में हम नंबर 1 है, तो वाजपेयी जी हमको रेडमी फीवर का गिना रहे। तो आप है ना महाराष्ट्र में स्वास्थ्य व्यवस्थापन पर प्रश्न मत उठाइए, मेरे मुख्यमंत्री के प्रामाणिकता पे मत उठाइए। महाराष्ट्र बहुत संकट में है। उपाध्याय जी थोड़ा सा आप है ना इनको बोल दीजिए मोदी जी को कि सर वो किसी मुख्यमंत्री की प्रामाणिकता क्या बोलिए ना सुचित्रा जी, ये ऑक्सीजन की कोई फिक्स डिमांड नहीं होती। दिल्ली में पेशेंट बढ़ेंगे, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। सर मैंने तो मुंबई में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। कही कि किस तरह से राज्य सरकार महाराष्ट्र में खुद स्पुतनिक से बात कर रही है, केरल की बात मैं कर रही हूं। सबसे बड़ी बात इस मुश्किल की समय में यह है कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी काम करें और केंद्र सरकार इन सरकारों का सहयोग करे। मैं बार बार कहती हूं, आरोपों से नहीं बचने वाली हैं जान, काम से बचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।